का टॉपिक है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे प्रोपेगेट होता है। ठीक है, साउंड वेव जो होता है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। क्या होता है? साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड मैकेनिकल वेव। तुम लोग ये देख रहे हो ना, यूट्यूब पे तो मिल रहा है, तुम लोग दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक, मैं यूट्यूब पे भी डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल और मैकेनिकल वेव है। तो इसका मतलब क्या है? जब साउंड वेव प्रोपेगेट करता है तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है अपने पोजीशन के अबाउट एसएचएम करते हैं। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम करते हैं। ये पार्टिकल जो है, मान लो कोई पार्टिकल है, वो इसके अबाउट, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, एक्स एक्सिस में अगर वेव प्रोपेगेट हो रही है तो उसके हर पार्टिकल ऐसे ऐसे एसएचएम करते हैं। तो ये पार्टिकल इस पॉइंट ए के अबाउट एसएचएम करेगा, ये पार्टिकल अपने पॉइंट बी के अबाउट एसएचएम करेगा, ये पार्टिकल अपने पॉइंट सी के अबाउट एसएचएम करेगा। हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है। ठीक है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता है ऐसे ऐसे, बिकॉज ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसको हम वो नहीं कर, इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ये एसएचएम करता है, हर पार्टिकल एसएचएम करता है, बट एसएचएम का डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, जबकि पहले स्ट्रिंग में एसएचएम होता था परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो मान लो ये कोई पार्टिकल x इज इक्वल टू एक्स पर है। मान लो एक पार्टिकल है जिसकी कोऑर्डिनेट है x इक्वल टू एक्स। ये जो एसएचएम करेगा इसका इक्वेशन होता है, और इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम है एस नॉट। एस नॉट क्या है? इसकी एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एसएचएम। तो इसका इक्वेशन होता है इस तरह से, क्या होता है? लिखते हैं s इज इक्वल टू एस नॉट, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या है? s क्या है? s है लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट of a particle, longitudinal displacement of a particle located at x is equal to x at time t from its mean position। हम यहां ये सिंबल यूज नहीं कर रहे हैं जो बहुत सारे बुक्स में यूज करता है, y इज इक्वल टू y मैक्स साइन ओमेगा, क्योंकि y कहीं ना कहीं एक इंप्रेशन देता है, y कहीं ना कहीं इंप्रेशन देता है कि वो y जो है वो वर्टिकल है। हम लोग को y सुनते ही लगता है इस तरह हो रहा है, y एक्सिस ऐसे है, जबकि यहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। इन लोगों को मैं s सिंबल से दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझो। इसका मतलब किसी पॉइंट पर अगर इसकी वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब वहां का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से s0/2 राइट है। पॉजिटिव मतलब राइट हुआ। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1/2 है उस पॉइंट पे s की वैल्यू s0/2 है, तो वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से s/2 राइट है। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 1 है वहां पर पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से राइट है। कितना राइट है? s0 राइट है। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है -1/2, जिस पॉइंट पर जिस टाइम पर इसकी वैल्यू है -1/2, वो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट है। कितने? -s0/2 मीन्स लेफ्ट और s0/2 लेफ्ट है। जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू 0 है उस पॉइंट का पार्टिकल उस समय अपने मीन पोजीशन पे है। समझ रहे हो? तो ये जो है ना उस पार्टिकल का s है, ये तो इसका s नॉट हो गया मैक्सिमम।
बट ये अगर पॉइंट एस पे आ गया तो ये होता है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन। अब हम ये जानना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव इक्वेशन से प्रेशर कैसे वेरी करता है। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें कि एक्स माइनस ओमेगा टी के साथ, तो इस टाइप से बनेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बन रहा है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, एस और इसके बीच का ग्राफ, ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। ऐसे बन रहा है। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ये एस वर्सेस एक्स का ग्राफ है। अलग अलग पॉइंट पे पोजीशन, या टी इक्वल टू 0 पे मान लो, टी इक्वल टू 0 पे मान लो। तो सपोज एट टी इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? वाई नॉट इक्वल टू ए साइन के एक्स। इसका मतलब क्या है जरा समझो। जो पॉइंट मीन पोजीशन पे था वो अपने पॉइंट पे है, वो मूव नहीं किया है। जो पॉइंट यहां पर था उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रही है। देखो ये x1 है और ये कितना है? s1 है। यानी जो पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x1 था t इक्वल टू 0 पे, वो अपने मीन पोजीशन से s1 डिस्टेंस राइट है। वो अपने मीन पोजीशन से s1 डिस्टेंस राइट है। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू x1 हैज मूव्ड x1 डिस्टेंस राइट, s1 डिस्टेंस राइट। यहां पर देखो ये पॉइंट x2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट था x2, और अभी ये है s2 माइनस s2, ये माइनस s2। देखो इसका कोऑर्डिनेट माइनस है, यानी ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट आ गया है। ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से लेफ्ट आ गया है। होता क्या है? होता क्या है? हम साउंड जनरेट कैसे करते हैं? हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क देखा है तुम लोगों ने? ये देखो ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क कितने हर्ट्ज का है? 128 हर्ट्ज का है। ये दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है, 256 हर्ट्ज का है। जब मैं इसको किसी रबर पैड पे हिट करता हूं तो ये जो इसके प्रॉन्ग्स होते हैं वो SHM में वाइब्रेट करते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। जब मैं इसको कहीं हिट करता हूं आवाज सुनाई देता है, ये SHM में ये वाइब्रेट करता है। इसकी वजह से वेव जनरेट होता है। कैसे होता है? जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को हिट करते हैं तो ये ऑसिलेशन से स्टार्ट करता है। ये क्या करता है? SHM करता है। जब ये SHM करता है तो एयर के मीडियम को ये खींचता है, धकेलता है, खींचता है, धकेलता है, खींचता है, धकेलता है। जब ये फॉरवर्ड मूव करता है, ये यहां पर एयर के मीडियम को पुश करता है। एयर का ये मीडियम था शुरू में, जब साउंड नहीं था तब, जब साउंड नहीं था एयर का मीडियम था। हर जगह डेंसिटी सेम थी, हर जगह प्रेशर सेम थी, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर जगह प्रेशर सेम, डेंसिटी सेम, सारी प्रॉपर्टी सेम होती। जैसे आप इसको हिट करते हैं और उसको लाते हैं, ये क्या करता है? इसका प्रॉन्ग जब फॉरवर्ड जाता है तो एयर को पुश करता है, जब बैकवर्ड आता है तो एयर को खींचता है। तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। तो जब ये आप इसको हिट करते हैं, आप देखते हैं कि इसमें हर लेयर डिफरेंट अमाउंट से कंप्रेस एलोंगेट हो सकता है। ये लेयर हो सकता है ये लेयर कंप्रेस कर गया हो, ये लेयर उससे थोड़ा और कंप्रेशन ज्यादा हो, इसका सबसे ज्यादा हो, फिर इसका थोड़ा कम, इसका कम, इसका कम, और कहीं जाके एलोंगेशन भी हो गया हो। मैं तुमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूं, देखो
तुम देखना, तुमको इसमें कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन पल्सेस दिखाई देंगे। तुमको इसमें जो है कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन पल्सेस जो है दिखाई देंगे इस टाइप से। देखो दिख रहा है? कहीं पर तुमको दिख रहा होगा कि कॉम्प्रेस्ड है और कहीं पर थोड़ा सा इलोंगेटेड है। बेसिकली हो क्या रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। तुम इसमें दो दो रिंग ले लो, हर दो रिंग को, हर कॉन्सिक्यूटिव रिंग को एक स्प्रिंग मान लो, सेपरेट स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग दबा है, कोई उससे ज्यादा दबा है, कोई बहुत ज्यादा दबा है, वहां कॉम्प्रेशन है। कोई उससे अपने नेचुरल से इलोंगेटेड है, कोई उससे ज्यादा, कोई सबसे ज्यादा इलोंगेटेड, उस पॉइंट पे रेयरफैक्शन है। बहुत स्लो चेंज होता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक जगह कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन से मैक्सिमम इलोंगेशन धीरे धीरे चेंज होता है। तो समझो इस बात को क्या होता है। तो जब तुम इसको क्रिएट करोगे, तुम जब कॉम्प्रेस कर रहे हो तो कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन पल्सेस, व्हेन साउंड इज जनरेटेड, व्हेन साउंड इज जनरेटेड, when sound is generated, some chambers are compressed, compression and rarefaction pulses are generated. कैसे होता है बता रहा हूं, कैसे होता है बता रहा हूं। और क्यों, जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, इस ग्राफ में कहां कंप्रेशन होगा कहां रेयरफैक्शन होगा वही बता रहा हूं। कहां प्रेशर मैक्सिमम होगा, जहां कंप्रेशन होता है वहां प्रेशर, जो एयर पार्टिकल दब जाता है तो प्रेशर मैक्सिमम होता है। जहां रेयरफैक्शन होता है, एक्सपेंड करता है, वहां प्रेशर घट जाता है। तो यहां पर जो चीज हर पॉइंट पे अलग अलग मिलेगी, वो क्या मिलेगी? प्रेशर। चेंज इन प्रेशर वेरीज फ्रॉम माइनस डीपी टू प्लस डीपी। हम निकालते हैं कैसे होता है, पहले ये समझो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। हालांकि इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो हम एक्स्ट्रा मेन स्टोरी पढ़ाएंगे, हम सारे एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाएंगे। हमको सारे एक्सपेरिमेंट, एरर उसमें कैसे निकालते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, लीस्ट काउंट क्या होता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो उसमें ये सब रिपीट होगा। बट इसको समझो, ये साउंड वेव जनरेट कैसे होता है। तो हम जब कुछ बोल रहे हैं तो हम, मेरा वोकल कॉर्ड क्या करता है, एयर को ऐसे ऐसे, मेरा वोकल कॉर्ड फ्लक्चुएट करता है। अगर तुम एक स्पीकर ले लो, ओपन स्पीकर, जो मैग्नेट लगा होता है और स्पीकर होता है किसी भी स्पीकर का, जब तुम उसमें कोई साउंड जनरेट करो, तुम देखोगे कि उसको टच करके देखो, वो वाइब्रेट करता है। वो जो वाइब्रेट करता है वोकल कॉर्ड, वो एयर को ऐसे ऐसे हिलाता है। तो एयर में जो भी हमने कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन दिया, वही प्रोपेगेट करने लगता है। वो जाके मेरे ईयर ड्रम पे गिरता है, वो मेरे ईयर ड्रम को भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है, तो मुझे साउंड का सेंस सुनाई देता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन पल्सेस होता है। अभी कैसे होता है जरा उसको हम समझते हैं। तो इसमें हम जब भी साउंड जनरेट करते हैं, हम बेसिकली एयर के या मीडियम के पार्टिकल को पुश एंड पुल करते हैं। पुश पुल, पुश पुल। पुश मतलब दबाए, जो दबाए वो मूव करने लगा, पुल मतलब खींचे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होंगे जहां सबसे ज्यादा कॉम्प्रेशन होगा, कुछ उसके बाद कुछ दूर बाद एक पॉइंट होगा जहां कॉम्प्रेशन होगा बट मैक्सिमम का हाफ होगा। उसके बाद एक पॉइंट मिलेगा जहां कोई कॉम्प्रेशन नहीं होगा, फिक्स रहेगा। उसके बाद एक पॉइंट मिलेगा जहां पे इलोंगेशन होगा थोड़ा सा। उसके पॉइंट जहां सबसे ज्यादा इलोंगेशन होगा, जहां सबसे ज्यादा इलोंगेशन होता है वहां देखते हैं क्या होता है, जहां से कॉम्प्रेशन वहां क्या होता है। याद रखना, एस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब जरा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसमें प्रेशर, बाकी चीज कैसे चेंज होता है। हम ये समझने की कोशिश करते हैं इसमें प्रेशर वगैरह सब कैसे चेंज होता है। ठीक है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेव की बात की। हमने कहा कि लेयर का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, तो लेयर का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से वेरी करता है। ठीक है, अब मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमने लिखा S इज इक्वल टू S0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, इसका मतलब क्या है समझो। कि अगर मैं यहां जा रहा हूं, एक लेयर पहले यहां पर था, x1 पर एक लेयर था और एक दूसरा लेयर यहां पर था, कहां पर, x2 पर। एक लेयर ओरिजिनली x1 पर था, दूसरा लेयर ओरिजिनली x2 पे था। x1 वाला लेयर S1 से मूव कर गया, x1 वाला लेयर x1 से, ये S1 से मूव कर गया। x2 वाला लेयर
H2 वाला लेयर S2 से मूव कर गया। सेम टाइम पर हो सकता है, सेम टाइम पर हो सकता है, दोनों का अलग अलग मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट अलग अलग है। देखो टाइम को कर दो 0, टाइम तो फिक्स हो गया सबके लिए। एक्स की वैल्यू रखोगे x1 तो कुछ वैल्यू मिलेगा और x2 तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो ये बताओ, ये जो चैम्बर था ए से लेकर बी तक का जो चैम्बर था, ए पहुंच गया ए डैश पे, ए पहुंच गया ए डैश पे और बी पहुंच गया बी डैश पे। ए पहुंच गया ए डैश पे, बी पहुंच गया बी डैश पे। क्या ये चैम्बर ए बी एक्सपेंड हो गया, कंप्रेस हो गया या सेम रहा? और ये किस पे डिपेंड करेगा? इमेजिन करो, अगर S1 S2 सेम है, ये चैम्बर है, ये एक एयर का चैम्बर है, ये और ये इक्वल अमाउंट से इक्वल डायरेक्शन में मूव कर गया, तो नो कंप्रेशन नो एलोंगेशन, मानते हो? यस सर। ये चैम्बर वही रह गया, ना तो इसमें कंप्रेशन हुआ और ना इसमें एक्सपेंशन हुआ। ठीक है, अगर ये राइट चला गया और ये लेफ्ट चला गया, ये राइट और ये लेफ्ट, तो क्या होगा? एक्सपेंशन। हाँ, एलोंगेशन, यानी ये यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे ये एक्सपेंड कर गया, ये चैम्बर एक्सपेंड कर गया। और अगर ये लेफ्ट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये लेफ्ट ये राइट, तो क्या हो गया? कॉम्प्रेस कर गया। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ये मेरा SX वाला ग्राफ है, ये मेरा SX वाला ग्राफ है किसी टाइम t = 0 पे। क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक चैम्बर लूं, तो ये एक चैम्बर ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, यहां से dx/2 पहले और dx/2 बाद, यहां से dx/2 पहले और dx/2 बाद, dx विथ का एक चैम्बर ले रहा हूं, तो क्या हो रहा है? जो इसका लेफ्ट एंड था उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऊपर, ऊपर मतलब राइट वर्ड। इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है, राइट वर्ड। इसका डिस्प्लेसमेंट, इस लेयर का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, लेफ्ट वर्ड। समझ रहे हो ना? आगे वाले का डिस्प्लेसमेंट पीछे और पीछे वाले का आगे, तो क्या हो गया? कंप्रेशन होगा यहाँ, यस सर। यहां कंप्रेशन है, मैक्सिमम कंप्रेशन पल्स है ये। इसको प्रूव भी करेंगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं। कंप्रेशन होगा और यहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम कंप्रेशन का रीजन होगा क्योंकि कंप्रेस हो रहा है। फॉरवर्ड लेयर पीछे आ रहा है, बैकवर्ड लेयर फ्रंट जा रहा है। देखो यहां का लेयर, क्योंकि इस पॉइंट पे देखो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी राइट वर्ड। इस पॉइंट पे देखो, इसके जस्ट बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, लेफ्ट वर्ड। ठीक है, मुझे ये बताओ यहां पर क्या होगा? यहां एक लो चैम्बर, ओरिजिनल चैम्बर इस तरह से था, यहां से लेकर एक चैम्बर ले लो ए से लेकर बी तक का, dx/2 पहले और dx/2 बाद। अब बताओ इसके साथ क्या हो रहा है? आगे जा रहा है, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है ना, हाँ सर। आगे जा रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है। आगे वाला चला गया आगे, पीछे चला गया पीछे, तो क्या होगा? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन होगा। इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन या एक्सपेंशन, रेयर फ्रैक्शन। यहां प्रेशर का चेंज नेगेटिव आएगा, यहां प्रेशर का चेंज नेगेटिव आएगा और यहां प्रेशर का चेंज पॉजिटिव आएगा। इसको बोलते हैं कंप्रेशन, इसको बोलते हैं रेयर। इस पॉइंट पे बताओ, इसके जस्ट लेफ्ट में लो और जस्ट राइट में लो, दोनों मैक्सिमम क्या है? देखो ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है ऑलमोस्ट मैक्सिमम चला है, लेकिन चला इक्वल है। इक्वल चला है कि नहीं? यस सर। ये चला है मैक्सिमम, एग्रीड। ये चला है मैक्सिमम, यह भी चला है मैक्सिमम लगभग, लेकिन दोनों इक्वल चला है बहुत ज्यादा बट इक्वल चला है। नो कंप्रेशन नो रेयर फ्रैक्शन, एग्रीड। यस सर। यहां प्रेशर नॉर्मल प्रेशर रहेगा, नो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। यहां dp 0 होता है। अब हम प्रूव करेंगे
कि देयर डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव में π/2 का फेज डिफरेंस होता है, यानी कि जहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां प्रेशर का चेंज जीरो होता है, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वहां प्रेशर का चेंज मैक्सिमम होता है। समझो, पहले इसको फिजिकली समझते फिर इसको मैथमेटिकली देखते हैं, ठीक है। तो ये होता है, याद रखना कि जहां पर ये मैटर नहीं करता है, प्रेशर का चेंज इससे मैटर नहीं करता है कि लेयर कितने चले हैं, प्रेशर का चेंज इससे मैटर करता है कि जो लेयर चले हैं उनके चलने का डिफरेंस कितना है। याद रखना, प्रेशर चेंज, और ये एक लेयर है, ये x1 से लेकर या x से लेकर x + dx तक में, ये नॉर्मल केस में था, यहां प्रेशर था P0। अब दोनों चला, दोनों लेयर चला और प्रेशर हो गया P0 + dP। अब दोनों लेयर चलेगा और नया प्रेशर क्या बन जाएगा, P0 + dP, प्लस या माइनस दोनों पॉसिबल है। प्रेशर चेंज डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर। सो प्रेशर चेंज डिपेंड्स not on displacement of layers, but on difference in displacement of layers। चलो यहां पे तुम समझ रहे हो, फॉरवर्ड वाला फॉरवर्ड, बैकवर्ड वाला बैकवर्ड, एक्सपेंड, यहां फॉरवर्ड वाला बैकवर्ड, बैकवर्ड वाला फॉरवर्ड, कंप्रेशन। यहां बताओ क्या होगा, यहां पे पता है कि मैक्सिमम तो नहीं होगा, बट क्या होगा, यहां पर कंप्रेशन होगा कि रेयरफैक्शन होगा, यहां पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा कि रेयरफैक्शन होगा। तो ये बताओ, ये चला आगे, ये चला आगे, कौन चला ज्यादा, पीछे वाला या फिर आगे वाला, पीछे वाला। तो यहां पे कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा, भले ही इतना नहीं होगा, कंप्रेशन होगा। सिमिलरली यहां पर बताओ, आगे वाला चला आगे और पीछे वाला चला आगे, दोनों चला आगे, बट कौन ज्यादा चला, आगे वाला। यहां क्या होगा, रेयरफैक्शन होगा, यहाँ प्रेशर घटेगा। अब कितना से घटेगा वो निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हम बल्क मॉडल्स को यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बल्क मॉडल्स का रोल होता है साउंड वेव में, ठीक है। तो हम इस बात को समझते हैं कि हम इसको बल्क मॉडल्स को यूज कर रहे हैं टू गेट प्रेशर वेव, क्योंकि हम प्रेशर वेव से ही डील करते हैं। याद रखना, क्यों प्रेशर वेव डील करते हैं इस पूरे चैप्टर में। हालांकि इक्वेशन हम दोनों फॉर्म लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेव और प्रेशर वेव, लेकिन कोई भी डिटेक्टर इंक्लूडिंग ईयर, हमारा कान जो है, वो जब साउंड को मेजर करता है तो क्या मेजर करता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, नॉट वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। प्रूफ क्या है इसका, प्रूफ क्या है कि मान लो मेरे पास एक स्पीकर है यहां पर, और ये एक साउंड जनरेट कर रहा है, ये एक साउंड जो है जनरेट कर रहा है। दूसरा स्पीकर यहां पर है, आइडेंटिकल स्पीकर, ये भी क्या कर रहा है कि एक साउंड जनरेट कर, ये भी क्या कर रहा है, एक साउंड जनरेट कर रहा है, ठीक है। ये इसको इधर से प्रेस, ये इसको इधर। अगर मैं यहां पर कान लगा दूं, मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, या मतलब क्या होगा, ये इस लेयर को ये चाहेगा इस साइड धकेलना और ये चाहेगा इस साइड धकेलना, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि एक चाह रहा है इसको प्रेस करना राइट, एक चाह रहा है प्रेस करना लेफ्ट, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल होगा, 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। लेकिन प्रेशर यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ क्या बोलेंगे, मोर होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। और एक वेव कंप्रेस करता, और हम किसी सिलेंडर में एक पिस्टन को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, हम किसी सिलेंडर में गैस भरा उसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं, एक वॉल फिक्स है और हम इधर से कंप्रेस कर रहे हैं, या हम दोनों साइड पिस्टन लगाए कंप्रेस करें, तो जब दोनों साइड लगाएंगे तो हमको क्या होगा, उसमें प्रेशर का चेंज ज्यादा होगा, ज्यादा कंप्रेशन होगा। यहां कंप्रेशन ज्यादा हो रहा है। अब अगर हम यहां एक डिटेक्टर डाल दें, कान डाल दें, हमारे ईयर को ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, हमारे कान को ज्यादा साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं 0 सुनाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा कान जो है वो प्रेशर मेजर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं। इसीलिए हमको मजबूरी कहो या जो कहो, हम डिस्प्लेसमेंट वेव से प्रेशर वेव में आएंगे, और सारी चीजें
प्रेशर में डील करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है और साउंड वेव का क्वेश्चन है, यानी वो प्रेशर में ही सब कुछ दिया हुआ है, एंटी नोड बना है, नोड बना है, इक्वेशन दिया है, तो वो सारा इक्वेशन प्रेशर के टर्म में होता है। ठीक, तो प्रेशर वेव हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंटली, इसीलिए हमको प्रेशर वेव में ही डील करना है, डिस्टेंस वेव में डील नहीं करना है। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम हमेशा डील करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट इन मैग्नेटिक फील्ड। हम मैग्नेटिक फील्ड में डील नहीं करते हैं। हम जब भी इक्वेशन लिखते हैं ईएम वेव का कहीं भी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टर्म में नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? इसका दो कारण है। पहला, जो भी डिटेक्टर होता है इंक्लूडिंग आवर आईज दैट सेंसेस और डिटेक्ट्स द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेस्ट चार्ज को भी हिला सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रेस्ट चार्ज को भी मूव करा सकता है, बट मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट चार्ज को कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लिखते हैं हमेशा। दूसरी बात है कि बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड c टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड, वो स्पीड ऑफ लाइट टाइम्स ऑफ ये होता है। तो इन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बड़ा होता है और मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होता है। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड को आप 3 × 10⁸ से मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मेजर करना ही बड़ा कठिन होता है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डील करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है समझो। अब यहाँ पर क्या होता है, हम जानना चाहते हैं इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक चैम्बर लेते हैं जिसकी लेंथ है dx, जिसकी लेंथ कितनी है dx। तो चलो पहले मैं तो एक दो चीज बता देता हूं ताकि हम इसको कैलकुलेट करें। पहला इक्वेशन हमने क्या लिखा, s = s0 sin kx - ω2। s को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। s0 को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। यहां kx - ω t, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा है। ये जो वेव है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हम बताएंगे जब 3 डायमेंशनल वेव होता है तो ये कैसे चेंज होता है, के कैसे चेंज होता है। ठीक है, और हम वेव फ्रंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक, दूसरी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें प्रेशर का वेरिएशन कैसे होगा। तो हम कह रहे हैं, मान लेते हैं कि x = x पर एक पार्टिकल था और दूसरा पार्टिकल था, एक x = x पे एक पार्टिकल था और दूसरा पार्टिकल इसके जस्ट बगल में था। बहुत छोटा डिफरेंस है, x + dx। ये x प्लस था और ये x + dx पर था। यानी ये जो लेयर A है और ये जो लेयर B है, उनके बीच की जो उसकी थिकनेस है वो कितनी है, वो थिकनेस जो है वो कितनी है, वो है dx, वो है dx। अब हम कह रहे हैं कि मान लो कि ये जो वेव है, मान लो ये जो वेव है, ये जो लेयर है, ये मूव कर गया किस अमाउंट से, ये लेयर मूव कर गया किस अमाउंट से, ये पहुंच गया a' पर, और ये जो था लेयर B, ये मान लो पहुंच गया b' पर। A पहुंच गया a' पर और B पहुंच गया b' पर। ठीक, मतलब A की डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं अगर S है तो B की डिस्प्लेसमेंट है S + ds, जहां ds पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट S है तो इसकी है S + ds। अगर x = x का पार्टिकल S डिस्प्लेसमेंट किया है तो x = x + dx का जो लेयर था वो S + ds किया है। तो ये बताओ, ओरिजिनल जो वॉल्यूम थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं कितनी है, A है, मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो ये बताओ, व्हाट इज ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द लेयर। क्या ये हो जाएगा A × dx। Yes, sir. ठीक, और जो वॉल्यूम हो गया इतनी। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर, कितना होगा ये बताओ। जब ये S मूव किया तो इसकी वजह से क्या हुआ,
घटना चाहिए। इस S की वजह से इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। कितने अमाउंट से? अगर ये फिक्स होता, B फिक्स होता, सिर्फ A चलता S अमाउंट से, तो वॉल्यूम घट जाता A इंटू S, और इसके राइट जाने के कारण वॉल्यूम क्या होना, बढ़ना चाहिए। अगर हम सिर्फ A को चलने दें, B को फिक्स रखें, तो अगर A चलता, B फिक्स होता और A चलता S डिस्टेंस राइट, और A चलता S डिस्टेंस राइट, तो AB का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता, कम हो जाता। कितने से? A इंटू S। ये हो गया डिक्रीज, सो माइनस A इंटू S। लेकिन अगर A फिक्स होता, सिर्फ B मूव करता, तो AB का वॉल्यूम एक्सपेंड करता। किससे? A इंटू S प्लस DS। सही है? या यूं कहो, तुम फाइनल वॉल्यूम निकाल सकते हो। तुम A डैश B डैश का वॉल्यूम निकालना चाहो तो क्या करोगे, ये बताओ। यहां से यहां तक की थिकनेस तो थी dx। अब मैं ये जानना चाहता हूं यहां से यहां तक की थिकनेस क्या होगी। मैं अगर ये कहूं कि यहां से लेके यहां तक की थिकनेस, यहां से लेके यहां तक की जो है थिकनेस, ये कितनी थी? dx थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं यहां से यहां तक की थिकनेस कितनी, तो क्या लिख दोगे? न्यू थिकनेस, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, न्यू थिकनेस इज इक्वल टू न्यू एरिया इंटू यहां से यहां तक का, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस है dx। ये क्या बच जाएगा बताओ? dx माइनस s। ये थिकनेस कितना हो जाएगा? dx माइनस s होगा। यहां से यहां तक है dx, यहां से यहां तक है dx, यहां से यहां तक है s। समझ रहे हो ना? तो ये कितना बच गया? ds माइनस x प्लस, अब ये बताओ ये कितना बच गया? x प्लस ds। ये हो गया s प्लस ds। हाँ, s प्लस ds, a इंटू s प्लस ds। तो ये कितना हो गया बताओ? s तो कट गया ना, a टाइम्स ऑफ dx प्लस ds। ये फाइनल वॉल्यूम है टोटल। क्यों? सब समझ, बड़ा सिंपल सा चीज है। ये dx पहले से था, ये dx का चैम्बर पहले से था। अब ये ज्यादा एक्स्ट्रा चला है, ये एक्स्ट्रा चला है कितना? ds ना। Yes, sir. तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बताओ? ओरिजिनल वॉल्यूम था a dx, चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा बताओ? a ds आएगा। Yes, sir. क्योंकि सिंपल सी बात है, चैम्बर तो वही है, ये चला और ये चला, जो डिफरेंस चला, ये चला, इससे ज्यादा ये चला। कितना ज्यादा चला? ds चला। तो नेट एक्सपेंशन a ds हो। तो स्ट्रेन कितना होगा? यहां स्ट्रेन कितना होगा? इसको बोलते हैं बल्क स्ट्रेन, इसको बोलते हैं बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेन। तुमने पढ़ा होगा, ये होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, होता है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना है? a ds। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था? a dx। तो क्या आ गया? क्या आ गया? वॉल्यूम स्ट्रेन का फॉर्मूला आ गया डेल s बाय डेल x, जो मैंने वैसे ही टाइम फिक्स किया हुआ था। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, स्लोप ऑफ sx ग्राफ क्या बताएगा? स्लोप क्या बताएगा? स्ट्रेन बताएगा। कहां स्ट्रेन ज्यादा है? स्लोप ऑफ एसएस ग्राफ। तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है? स्लोप ऑफ एसएक्स ग्राफ गिव्स स्ट्रेन। अब आ जाओ प्रेशर पे। तुम जानते हो डीपी होता है, चेंज इन प्रेशर होता है, या एक काम करो, बल्क मॉडुलस का डिफिनेशन होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, होता है ना। Yes, sir. ये होता है चेंज इन प्रेशर, ये होता है चेंज इन प्रेशर, तुमको याद होगा तो फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन वो बल्क के केस में उसको बोलते हैं चेंज इन सराउंडिंग प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय डीवी बाई वी। और यहां माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है, जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है,
लेकिन बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। और तो याद होगा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस वी डीपी बाई डीवी, ये होता था बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। एग्रीड? Agreed, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब मुझे तुम ये बता दो कि ये हो गया तुम्हारा सेकेंड बल्क मॉडुलस, तुम्हारा ये बल्क स्ट्रेन आ गया। अब हम निकालना चाह रहे हैं प्रेशर, तो हम डीवी बाई वी के बदले ये डाल दें, तो यहां से आएगा डीपी इज इक्वल टू माइनस बी डीवी बाई डी एक्स डीवी बाई वी। चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू माइनस डीवी बाई। तो ये हो जाएगा, देखो क्योंकि देखो जहां वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल, जहां वॉल्यूम बढ़ेगा वहां प्रेशर क्या होगा, घटेगा ना। ये हो गया माइनस बी, और तुम डीवी बाई डी वी निकाल चुके हो, डेल एस बाई डेल एक्स। ये हो गया प्रेशर। ये क्या है, चेंज इन प्रेशर। ये क्या है, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं है, चेंज इन प्रेशर, माइनस बी डेल एस बाई डेल एक्स। अब बताओ इसको मैं अगर डेल एस बाई डेल एक्स करके यहां डाल दूं तो क्या आएगा। मैं यहां से डेल एस बाई डेल एक्स निकाल के यहां डाल देता हूं, क्या आएगा, माइनस बी एस नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। सही है। Yes, sir. तो तुमको क्या मिला, तुमको मिला अगर डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड एस नॉट है, अगर डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड एस नॉट है तो प्रेशर की एम्पलीट्यूड है बी के एस नॉट। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी बात, अगर ये साइन फंक्शन है, ये माइनस कॉस है, इसका मतलब इसमें कितना एंगल पाई बाय 2 जोड़ें या घटाएं कि ये मिले, बताओ। इसमें क्या करें, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2। यहां तो क्या मिल रहा है, इसके फेज में अगर माइनस पाई बाय 2 डाल दें तो इसका फेज बन जाएगा। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी के एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। एग्रीड? Yes, sir. अब समझो, अगर मैं तुम्हें इसका इक्वेशन दे दूं और इसका पूछूं, डिस्प्लेसमेंट वेव का दे दूं और प्रेशर वेव का पूछूं, या प्रेशर वेव का दे दूं और डिस्प्लेसमेंट वेव का पूछूं, अगर मैं तुमसे प्रेशर वेव का डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन दे दूं और प्रेशर का पूछूं और प्रेशर का दे के इसका पूछूं, तो पहला स्टेप तुम क्या करोगे, अगर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड जो भी है उसको बी और के, बी का मतलब बल्क मॉडुलस और के का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा प्रेशर का एम्पलीट्यूड, पहली बात। और अगर प्रेशर दिया है पी नॉट, अगर प्रेशर दिया है पी नॉट, प्रेशर के चेंज का मैक्सिमम वैल्यू दिया है पी नॉट, प्रेशर के चेंज का मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉइंट पे क्या होगा, बी के एस नॉट। इसका मतलब जहां कॉम्प्रेशन पल्स है वहां पर प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से बी के एस नॉट ज्यादा होता है, और जहां रेयरफैक्शन पल्स है वहां पे प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर से बी के एस नॉट कम होता है। ठीक, पहली बात, इसका एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड, इसको बी के से मल्टीप्लाई कर दो या पी नॉट को बी के से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। दूसरी बात, अगर डिस्प्लेसमेंट से प्रेशर निकालना है, इसमें माइनस पाई बाय 2 जोड़ दो फेज में जो भी है, और अगर प्रेशर से ये निकालना है, इसके फेज में प्लस पाई बाय 2 जोड़ दो, होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, और अगर कोई वेव साइन वेव नहीं है और तुमको मैं एसएक्स ग्राफ दे दूं, एसएक्स ग्राफ दे दूं और प्रेशर प्लॉट करने बोलूं, तो जहां जहां स्लोप पॉजिटिव होगा वहां पे प्रेशर नेगेटिव होगा, चेंजिंग प्रेशर नेगेटिव होगा, Yes, sir. Yes, sir. और जहां जहां स्लोप नेगेटिव होगा वहां वह चेंजिंग प्रेशर पॉजिटिव होगा। अब समझो इसको, तो जैसे मैं अगर तुमसे ये पूछूं क्वेश्चन, एक मिनट इसको देखने दो। हाँ देखो, देखो हटा दो। रुक जा। ये
ये लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट एस, लॉन्गिट्यूडनल डिस्प्लेसमेंट एस वर्सेस एक्स का ग्राफ है। ये किस टाइप से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। चाहे तो और भी कर सकते हैं इसको, चलो इस तरह से ले लेते हैं। ये एस एक्स ग्राफ दिया है, ये स्टार्ट हो रहा है एक्स इक्वल टू 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ऐसे कर लो इसको। ये एस एक्स एक पल्स है, एक साउंड का एक पल्स जनरेट होता है, एक साउंड का एक पल्स जनरेट होता है और वो मूव करने लगता है। ये इसका एस एक्स ग्राफ इस पल्स का दिया हुआ है। तुमको इसका प्रेशर ग्राफ प्लॉट करना है या 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तुमको इसका चेंज इन प्रेशर वर्सेस दिस सेलेक्ट करना है। ये होता है, यहां पर स्लोप था 0, यहां पर है 0, यहां 0, यहां 0। यहां स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, Yes, sir. तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव। Negative. यहां स्लोप है पॉजिटिव, तो चेंज इन प्रेशर होगा नेगेटिव। यहां स्लोप है 0 और यहां स्लोप है नेगेटिव। तो इसका कुछ ऐसा बनना चाहिए कि एक बार ये 0 को क्रॉस करेगा और यहां पे होगा चेंज इन प्रेशर होगा पॉजिटिव और फिर होगा 0, यही ना, कुछ इस टाइप से बनना चाहिए, कुछ इस टाइप से बनेगा, सही है ना। यस सर। अब वो तो एग्जैक्टली या तो इक्वेशन दे दे, या तो इक्वेशन दे दे, या कभी कभी क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन में दे देता है। स्ट्रेट लाइन बड़ा सिंपल सा होता है, और मैं तुमको ऐसे बता दूं, इस तरह है, इस तरह है और इस तरह है। ये एस एक्स ग्राफ है, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर ऑफ द मेटेरियल। ये एक ऐसा पल्स जनरेट किया गया है, इसका प्रेशर वेव ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, यहां से स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो चेंज इन प्रेशर क्या होगा, नेगेटिव और कांस्टेंट होगा। यहां से स्लोप 0, चेंज इन प्रेशर 0, सही है। और यहां के बाद स्लोप नेगेटिव, तो चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव होगा ना। यस सर। यस सर। ठीक है, उल्टा भी करता है, प्रेशर देके पूछेगा कि इसका निकालो, ठीक है, उसको हम देखते हैं। सर एक ग्राफ तो बता दो एक बार। कौन सा ग्राफ, ये वाला, ये अपना इधर राइट साइड। ये वाला। हाँ ये। हमने क्या बताया कि जो चेंज इन प्रेशर है वो है माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू स्लोप, डेल एस बाय डेल एक्स, यानी माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू स्लोप, है ना। यस सर। यहां से यहां तक स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, यहां से यहां तक स्लोप जो है पॉजिटिव और कांस्टेंट है। हाँ। तो बिकॉज ये स्लोप है पॉजिटिव और कांस्टेंट, तो डीपी होगा नेगेटिव और कांस्टेंट होगा ना। यहां से यहां तक स्लोप क्या है, 0 है। यहां से स्लोप क्या है, 0 है। स्लोप 0 है तो स्लोप 0 मतलब डीपी 0, चेंज प्रेशर 0, नॉन प्रेशर रहेगा। यहां से यहां तक स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो डीपी क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं और हम कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं, समझो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है। हमने कहा था हमारा s और x में रिलेशन पहले दिया हुआ है, s इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा टी, x इज ए फंक्शन ऑफ x कॉमा टी। ये सबसे पहले दिया होता है, या तो इक्वेशन दिया होता है या फिर ग्राफ दिया होता है, या तो s एज फंक्शन ऑफ टी इक्वेशन दिया होता है या फिर ग्राफ दिया होता है। दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि s जो होता है कि अगर हम t को फिक्स कर दे, अगर sx ग्राफ की बात करें, sx ग्राफ अगर दिया है तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, डेल वाई डेल एस बाय डेल एक्स। ये होता है स्ट्रेन, क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन, जिसको हम कह सकते हैं ये कहां से आ जाएगा, स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ। एस एक्स ग्राफ के स्लोप से हमको स्ट्रेन मिल जाता है, ठीक है। जहां स्ट्रेन पॉजिटिव होगा इसका मतलब डेल एक्स, अगर स्ट्रेन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है जी, अगर स्ट्रेन पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, और अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है। पॉजिटिव मतलब एक्सपेंशन,
नेगेटिव मतलब है कॉम्प्रेशन, सही है। ओरिजिनल था dx, ओरिजिनल विथ था dx, अब है dx प्लस ds, ds पॉजिटिव है, ds प्लस dx, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सपेंशन, ये कॉम्प्रेशन, ठीक है। तीसरा, मतलब प्रेशर निकालना चाहते हो, ये होता है माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, दैट इक्वल टू माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू डेल एस बाय डेल एक्स। कह सकते हो माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू स्ट्रेन या स्लोप, स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ। यानी कि चेंज इन प्रेशर एस पे डिपेंड नहीं करता है, चेंज इन प्रेशर एस पे डिपेंड नहीं, चेंज इन प्रेशर डिपेंड करता है किसके ऊपर, चेंज इन प्रेशर डिपेंड करता है स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ पे, एस पे नहीं, स्लोप पे। ये जहां मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है वहां स्लोप जीरो होता है, वहां स्लोप जीरो, जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा वहां पे सबसे ज्यादा ये होगा, ठीक है। चौथा, अगर हम एस एक्स ग्राफ दिया है और हम पार्टिकल वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं इंस्टेंटेनियस पार्टिकल वेलोसिटी डूइंग एसएचएम। ये कैसे निकालेंगे? पार्टिकल वेलोसिटी होता है, हम जानते हैं, माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल टी, माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल टी, ये होता है पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी होता है माइनस ऑफ डेल एस बाय डेल टी, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है बताओ, दैट वुड बिकम इक्वल टू, तो हम इसको इस तरह से सकते हैं, मान लो ये हमको दिया हुआ है एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो ये वैल्यू क्या आएगी बताओ, नहीं सॉरी, डेल एस बाय डेल टी, ये होता है डेल एस बाय डेल टी, सिंपली ये प्लस माइनस खुद लेगा, डेल एस बाय डेल टी, ये होता है पार्टिकल वेलोसिटी। तो डेल एस बाय डेल टी क्या करेंगे, क्या आएगा, एस नॉट ओमेगा माइनस साइन यहां, एस नॉट ओमेगा माइनस साइन यहां कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। बट जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, ये होता है डेल एस बाय डेल एक्स, ये कितना होगा जी बताओ, ये होगा एस नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, दोनों को डिवाइड कर दो, आएगा डेल एस बाय डेल टी इक्वल टू, डेल एस डेल टी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट बाय ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के इंटू डेल एस बाय डेल एक्स। यानी कि हम कह सकते हैं पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, ये ओमेगा बाय क्या होता है, स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम, इनटू स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ। यही हमारा वहां भी आया था, यही एक्सप्रेशन हमारा वहां भी आया था, कहां पे, ट्रांसवर्स वेव में। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर हमको स्ट्रिंग का शेप दिया है, अगर हमको स्ट्रिंग का शेप दिया होता वाई एक्स, और हमको स्ट्रिंग का एक्चुअल शेप दिया है किसी टाइम पर, फोटो दिया हुआ है, उस फोटो में स्लोप निकालते थे, उसको वेव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दे, वो पार्टिकल वेलोसिटी देता था। अब समझो ये वेलोसिटी हो सकता है राइट है, अगर ये राइट है, अगर राइट जा रहा है तो वेव वेलोसिटी होगा प्लस, अगर लेफ्ट आ रहा है तो वेव वेलोसिटी होगा माइनस। स्लोप जहां प्लस और माइनस, उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल वेलोसिटी आएगा। स्ट्रिंग के वेव में जो पार्टिकल वेलोसिटी निकलता था वही फॉर्मूला था, वहां पे जे कैप में होता था, और अगर डायरेक्शन इसमें है तो पार्टिकल वेलोसिटी जे कैप में होता था, यहां किसमें होगा, आई कैप में होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यही ना। पार्टिकल वेलोसिटी होता है माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, और यही हमारा स्ट्रिंग वेव में भी था, पार्टिकल वेलोसिटी माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ द फोटो ऑफ एक्चुअल वेव। चलिए, अगर हमको पूछा गया है एक्सेलरेशन, पांचवा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल, तो क्या हो जाएगा बताओ, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे,
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल होगा डेल स्क्वायर एस बाय डेल टी स्क्वायर डेल वीपी बाय डेल टी टी। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा, देखो माइनस हाँ, एक कॉस का हो गया, कॉस को डिफरेंशिएट करूंगा माइनस साइन, और एक माइनस यहां से आएगा, होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये सिंपल है, क्या है सिंपल, ये पूरा टर्म क्या बन गया, ये पूरा टर्म क्या बन गया एस, ये पूरा टर्म बन गया एस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स जो एसएचएम में होता है, जो एसएचएम में होता है। अगर पार्टिकल राइट है एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट है एक्सेलरेशन लेफ्ट है, और अगर लेफ्ट है तो एक्सेलरेशन राइट है। ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट होता है, एसएचएम की जैसा होता है, ये बिल्कुल एसएचएम जैसा होता है। मीन पोजीशन के राइट में एक्सेलरेशन लेफ्ट, मीन पोजीशन के लेफ्ट में एक्सेलरेशन राइट, एंड एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये बिल्कुल एसएचएम वाला केस होता है। हाँ ध्यान बताओ, माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस हट नहीं जाएगा क्या साइन का? देखो देखो ऑलरेडी माइनस है। यहाँ एक माइनस है, कॉस का बन जाएगा माइनस साइन, और माइनस ओमेगा बाहर, 3 माइनस होगा ना, ठीक है। अब देखो तुमको, अब मैं कुछ क्वेश्चन हम लेके देख रहे हैं। पहले हम साइन वेव में लेते हैं, फिर हम बिना साइन वेव में लेंगे, ठीक है। पहले हम साइन वेव में लेंगे, फिर बिना साइन वेव में लेंगे। तो हम एक साइन वेव बना रहे हैं या एक वेव बना रहे हैं, उस वेव को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राफिकली और समझेंगे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, और समझेंगे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। लेट अस सी हम इस टाइप एक वेव बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं हम, इस टाइप एक वेव बना रहे हैं ऐसे करके। इसको पूरा नहीं मिटाते हैं, काम दे ही देगा। चलो पहला स्टेप है, हमने ये बनाया s वर्सेस x का ग्राफ t इक्वल टू 0 पे, और जरूरी नहीं कि हम साइन वेव, हम कोई भी वेव ले सकते हैं, किसी भी टाइप का वेव जनरेट कर सकते हैं। अभी साइन वेव में देखते हैं, वही चीज सब में कर सकते हैं। ये है sx ग्राफ, मींस डिफरेंट पोजीशन के पार्टिकल, डिफरेंट पोजीशन के पार्टिकल आगे गए हैं, पीछे गए, कितने से गए हैं, आगे कितने से, वो है ये। अब मुझे ये बताना है, कि स्ट्रेन का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है हमको, स्ट्रेन वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाना है। हमको जब ग्राफ बना वो स्ट्रेन वर्सेस एक्स का ग्राफ, इस ग्राफ से स्ट्रेन वर्सेस एक्स का ग्राफ, तो बताओ कैसा होगा। स्लोप, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, साइन को डिफरेंशिएट करोगे क्या बनेगा, कॉस। साइन को डिफरेंशिएट करोगे कॉस बनेगा, तो ऐसे ले लो। सही है जी, यस सर। तुम देख सकते हो स्ट्रेन यहां पर मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, क्यों है? स्ट्रेन यहां पर मैक्सिमम है और पॉजिटिव है, क्यों है? सोचो, इसके राइट वाला राइट गया है और लेफ्ट वाला लेफ्ट गया है, इसकी राइट वाला राइट गया है, यहाँ एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है, यहाँ एक्सपेंशन सबसे ज्यादा है। यहां पर राइट वाला नेगेटिव में है, यानी लेफ्ट गया है, और लेफ्ट वाला पॉजिटिव मतलब राइट गया। भले हम ग्राफ इस तरह से बना रहे हैं, लेकिन यहां जो पॉजिटिव का मतलब राइट वर्ड है और नेगेटिव मतलब लेफ्ट वर्ड, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो ये स्ट्रेन का ग्राफ हो गया। और हम उल्टा करते हैं, स्ट्रेन का ग्राफ दे देते हैं, और हम उल्टा करते, स्ट्रेन का ग्राफ दे देते और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पूछ देते, तो क्या करते, इसको इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट करना हमेशा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू डिफरेंशिएट करने, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं किसका स्लोप ये ग्राफ देगा, किस ग्राफ का स्लोप ये ग्राफ देगा, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेन का ग्राफ, और ये किसी भी ग्राफ के लिए पॉसिबल है। याद रखना, अगर मैं ग्राफ साइनसोइडल नहीं बनाता, सर्कुलर बनाता, इलिप्टिकल बनाता, ट्रायंगल, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बनाता, तो हर पॉइंट पे स्लोप तो डिफाइंड है ना, हर पॉइंट पे स्लोप तो, हमको स्लोप से मतलब है ना। हम ये कहां बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ एस एक्स ग्राफ इज, हम ये थोड़ा बोल रहे हैं स्लोप ऑफ एनी एस एक्स ग्राफ इज द रेस्पेक्टिव कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ग्राफ। तीसरा,
चेंज इन प्रेशर क्या करोगे, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे और नेगेटिव कर दोगे, इसको b से मल्टीप्लाई करोगे और नेगेटिव। ये बताओ इसका एम्पलीट्यूड अगर एस नॉट था तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा स्ट्रेन का, है एस नॉट के, एस नॉट के। अब हमको प्रेशर का ग्राफ प्लॉट करना है, चेंज इन प्रेशर। अब हमको माइनस बी टाइम्स ऑफ दिस ग्राफ, इस ग्राफ को इन्वर्ट कर दो, सबको पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव बना दो और बी टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये इस तरह से बनेगा। देखो बनेगा। यस सर, यस सर। अब मुझे ये बताओ अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, जो ग्राफ हम बना रहे हैं, ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ये था 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसके अकॉर्डिंग चेंज इन प्रेशर सबसे ज्यादा कहां पर है, ये डीपी जो है सबसे पॉजिटिव और मैक्सिमम कहां पर है, यहां पर है ना। तो सबसे ज्यादा प्रेशर 3 पर है, यानी 3 जो है यहां पर प्रेशर मैक्सिमम है, ये है कॉम्प्रेशन। मैक्सिमम प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर चेंज मींस कॉम्प्रेशन और नेगेटिव प्रेशर चेंज मींस रेयरफेक्शन, यही है ना। यस सर। ये चैम्बर सबसे ज्यादा कॉम्प्रेस्ड है और ये चैम्बर सबसे कम, सबसे ज्यादा एलोंगेटेड है। क्या वही चीज फिजिकली भी आ रहा है, क्या यहां पर राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड सबसे ज्यादा डिफरेंस है, तो यहां क्या कॉम्प्रेशन है, रेयरफेक्शन आएगा। और क्या यहां पर 3 पर लेफ्ट वाला राइट गया है और राइट वाला लेफ्ट आया है तो कॉम्प्रेस होगा ना। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मैं ये जान, हाँ अगर हाँ हाँ प्रेशर ज्यादा मतलब कंप्रेशन ज्यादा, रेयरफेक्शन मतलब रेयरफाइड गैस मतलब क्या होता है, जहां प्रेशर घट रहा हो उसको बोलते हैं रेयरफाइड गैस। ठीक है, अब देखो, अब हम पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर ले, तो उसके लिए तो हमको चाहिए, हाँ ये मान लो वेव, ये बता ये वेव किस डायरेक्शन में जा रहा था, राइट या लेफ्ट, राइट जा रहा था। तो जरा हम बात करते हैं पार्टिकल वेलोसिटी की। पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी यहां पॉजिटिव है, वेव वेलोसिटी यहां पॉजिटिव, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा 330 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है, बट राइट वर्ड है तो वेव वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। बच गया स्लोप, देखो पार्टिकल वेलोसिटी होता तो डेल वाई बाई डेल टी है, पार्टिकल वेलोसिटी जो है होता तो डेल एस बाई डेल टी है, बट हमको तो एस और एक्स का ग्राफ, टाइम तो है ही नहीं कहीं, हमको तो एस और एक्स का ग्राफ दिया है, हमको कहीं टाइम तो दिया ही नहीं है, तो हम कैसे निकालें, इनडायरेक्टली निकालेंगे, प्लस दिस। अब ये बताओ, ये तो प्लस हो गया, अब स्लोप यहां पर क्या था, पॉजिटिव यस सर। या सिंपल, स्लोप तुम निकाल चुके हो, स्लोप तो ये था ना स्ट्रेन, तो क्या एक और रिलेशन निकलेगा, क्या निकलेगा, डीपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बल्क मॉडुलस इनटू स्लोप एंड पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप। तो स्लोप तो दोनों में है ना, स्लोप तो यहां भी है और स्लोप तो यहां भी है, तो कट जाएगा ना। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा हमको, हम इन दोनों को डिवाइड कर दे, हम कहते हैं डीपी बाय वी पार्टिकल, डीपी बाय पार्टिकल वेलोसिटी माइनस बी इंटू स्लोप, करेक्ट, बाय माइनस वी वेव इंटू स्लोप, स्लोप से स्लोप कट गया, कितना आ गया, डीपी इज इक्वल टू वी पार्टिकल यह काम करो, डीपी बाय वी पार्टिकल
dp by v particle, change in pressure by v particle is equal to minus of bulk modulus, माइनस माइनस कट गया, बल्क मॉडुलस बाय वी वेव। अब समझो इसका मतलब, बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, बल्क मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका साइन नहीं होता है, पॉजिटिव ही होता है। वेव वेलोसिटी राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। वेव वेलोसिटी अगर ये राइट वर्ड है, वेव अगर राइट वर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, और वेव अगर लेफ्ट वर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। इसका मतलब है चेंज इन प्रेशर और पार्टिकल, चेंज इन प्रेशर और पार्टिकल वेलोसिटी दोनों सेम साइन का होगा अगर वेव राइट वर्ड जा रहा है। समझ रहे हो? जहां प्रेशर कम होगा वहां वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, जहां डीपी नेगेटिव होगी। अगर ये वेलोसिटी राइट जा रहा है और अगर ये वेव लेफ्ट जा रहा है, ये नेगेटिव है, तो दोनों का साइन हमेशा उल्टा होगा। जैसे इस केस में देखो, इस केस में देखो, अगर हम यहां पर अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं माइनस वी वेव इंटू स्लोप, तो क्या करते हैं? स्लोप तो ये था ना, स्ट्रेन क्या था? स्लोप ही तो था ना, ये स्लोप का ग्राफ है ना। इसको क्या करना है? इसको क्या करना है बताओ? माइनस ऑफ वी वेव से मल्टीप्लाई कर देना है, और वी वेव हमारा क्या था? राइट वर्ड था ना। देखो इसी स्लोप को जब तुम माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो प्रेशर दिया, इसी ग्राफ को जब तुम माइनस बी से मल्टीप्लाई किए तो ये ग्राफ दिया, और इसी ग्राफ को जब तुम वेव वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा? पार्टिकल वेलोसिटी देगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, क्या दोनों सेम साइन का नहीं होगा? डीपी और ये पॉजिटिव है, बल्क मॉडुलस पॉजिटिव है, ये भी अगर पॉजिटिव है, तो क्या डीपी का साइन और वी पार्टिकल का साइन सेम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां स्लोप सेम चीज, यहां माइनस सेम चीज, यहां बी यहां वी वेव, ये प्लस होता है हमेशा, ये भी अगर प्लस है तो दोनों सेम साइन का होगा। जैसा ग्राफ डीपी का दिखेगा वैसा ही ग्राफ किसका दिखेगा? पार्टिकल वेलोसिटी का। लेकिन अगर ये वेव वेलोसिटी नेगेटिव होता तो यहां तो तुमने बी से मल्टीप्लाई किया, यहां माइनस ऑफ समथिंग मल्टीप्लाई करोगे तो पलट जाएगा, होगा ना? खैर ये सब पूछता नहीं, आज तक नहीं पूछा है, लेकिन तैयार रहना एडवांस के लिए। तो देखो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि चूंकि हमारा राइट वर्ड वेलोसिटी है तो यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। यहां पर स्लोप क्या है? पॉजिटिव। यहां पर स्लोप है पॉजिटिव, वेव वेलोसिटी तो पहले से हम पॉजिटिव कर, यहां स्लोप है पॉजिटिव, तो वी पार्टिकल क्या होगा? नेगेटिव। यानी ये पार्टिकल किधर चल रहा है अभी? ये बताओ। देखो वी पार्टिकल, याद रखना वी पार्टिकल दोनों केस में होता है, तो वी पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी, यहां वेव वेलोसिटी साइन के साथ डालेंगे प्लस माइनस कुछ, माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ एसएक्स ग्राफ या फोटोग्राफ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी का स्ट्रिंग। अब बताओ ये हमारा वेव वेलोसिटी यहां पॉजिटिव है, हमारा वेव वेलोसिटी पॉजिटिव है, राइट वर्ड है, ये हो गया पॉजिटिव। स्लोप यहां पर पॉजिटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव था ही, ये फिक्स्ड पॉजिटिव है, पूरे वेव का वेलोसिटी सेम होता है पॉजिटिव। स्लोप यहां पॉजिटिव है तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। यानी ये पार्टिकल किधर चल रहा है? लेफ्ट चल रहा है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी अभी मैक्सिमम और लेफ्ट वर्ड है, ये पार्टिकल लेफ्ट आ रहा है, इसीलिए थोड़े देर में ये कंप्रेशन में कन्वर्ट होगा, एक्सपेंशन में, सॉरी, थोड़े देर में ये क्या होगा? ये लेफ्ट आ रहा है। ये बताओ इस पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? 0। इस पार्टिकल की स्पीड बताओ, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है? नेगेटिव। यहां डालो नेगेटिव, पॉजिटिव हो गई ना? पॉजिटिव का मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसीलिए राइट वर्ड। ट्रांसवर्स वेव होता तो पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी राइट होगी। उसी तरह तुम किसी पॉइंट की वेलोसिटी समझ सकते हो, बट ये तब है जब वेव राइट जा रहा था। अगर यही वेव लेफ्ट जा रहा होता और यही वेव लेफ्ट जा रहा होता, यहां kx प्लस होता ओमेगा टी, तो यहां पे माइनस साइन के साथ डालते हैं इसको, उलट जाता सारा कुछ। हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? ठीक है, अब देखो, तो इस पे हम तुमको प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम सारी चीजें
पूरी एनालिसिस में कराएंगे। एक क्वेश्चन में हम बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करवाना और ये सब करवाएंगे। अभी तो बस समझ लो कैसे होता है। अब देखो, स्पीड ऑफ साउंड वेव किसी मीडियम में क्या होती है, कितनी होती है? स्पीड ऑफ साउंड वेव किसी मीडियम में क्या होती है? ठीक, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन ए मीडियम। बिफोर दैट हम तुमको एक बार बताते हैं कि साउंड का सोर्स कितना टाइप का होता है। लाइट में वही होता है, साउंड या लाइट का सोर्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो देखो, साउंड और लाइट सोर्सेस। पहला होता है पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स। पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स, इसमें क्या होता है जी? इसमें एक ऐसे होता है, स्पीकर हो सकता है या कोई बल्ब हो सकता है। एक स्पीकर है या बल्ब है, और ये चारों हर डायरेक्शन में, पूरे यूनिवर्स में हर डायरेक्शन में ये लाइट या साउंड एमिट करता है। ठीक है ना? इट एमिट्स साउंड ऑफ दिस इन ऑल डायरेक्शन। इस केस में अगर मैं बात करूं इसके इक्वेशन की, इसके इक्वेशन की, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल सोर्स। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल सोर्स। अगर ये ओरिजिन पे रखा हुआ है, अगर ये बल्ब ओरिजिन पे रखा हुआ है, मान लो O पे, अगर ये बल्ब जो है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है, इसमें जिसकी इक्वेशन होगी वो होगी dp इक्वल टू dp नॉट साइन k डॉट r माइनस ओमेगा टी। बोलोगे dp नॉट क्या है भाई? तो पहले ये देखो, ये dp है चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रेशर, ओवर एंड एबव द नॉर्मल प्रेशर। ये मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर, इसको बोलते हैं मैक्सिमम चेंज इन प्रेशर। प्रेशर एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं? प्रेशर एम्पलीट्यूड। के को बोलते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। और ये पोजीशन वेक्टर जो दिख रहा है ये होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक, ये होता है डायरेक्शन ऑफ रे। डायरेक्शन ऑफ रे, रे का मतलब क्या है? जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ रे का मतलब है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। इसको बोलते हैं, हाँ, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। यानी मैं तुझसे पूछूं कि किसी पॉइंट पे वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, तो के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। और अगर मैं पूछूं उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो या उस डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, तो के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप बाय अंडर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। दूसरी बात, जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट वो क्या होता है? वेव फ्रंट होता है ए प्लेन परपेंडिकुलर टू रे, ए प्लेन नॉर्मल टू रेज। इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत होती है ऑल द एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑल द एनर्जी, ऑल द पावर is uniformly distributed over it। इसका मतलब इंटेंसिटी की डिफिनेशन क्या होती है?
इसमें इंटेंसिटी की डिफिनेशन क्या होती है? पावर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ वेव फ्रंट, सरफेस एरिया ऑफ वेव फ्रंट। इस केस में जो वेव फ्रंट बनता है वो स्फेरिकल बनता है। इस केस में जो वेव फ्रंट्स बनते हैं वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं, क्योंकि इसके नॉर्मल जब लोगे तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर सरफेस जो हर पॉइंट पे रेज के परपेंडिकुलर, वो क्या बनेंगे? स्फेरिक बनेंगे। तो यहां स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं, यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होते हैं। इसीलिए इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर हो जाएगी पावर ऑफ द सोर्स, पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होगा? पावर ऑफ द सोर्स डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर तुम वेव फ्रंट का ये होता है इक्वेशन, ठीक है, वेव फ्रंट का इक्वेशन ये होता है, ठीक है। ओके। और वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। सर दो और सोर्स होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। पहले ये समझो कि अब हम इसको ये समझें कि वेव तो हमने जनरेट किया था, स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन ए मीडियम। पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, बाद उसको हम डिराइव करेंगे। इन सॉलिड्स स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। क्या होता है? इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस, इसको बोलते हैं डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब। सॉलिड के केस में ज्यादा इलास्टिक, अगर यंग्स मॉडुलस ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होगा, यंग्स मॉडुलस कम है स्पीड कम होगा। रो है इसकी मीडियम की डेंसिटी होती है। ठीक है। तो ये अगर कोई रॉड है, मान लो ये कोई रॉड है स्टील का, मान लो, और तुम इस स्टील के रॉड में और तुम एक वेव जनरेट कर रहे हो, एक साउंड वेव इसमें तुम जनरेट कर रहे हो, तो उसकी स्पीड यंग्स मॉडुलस पे डिपेंड करती है। ठीक है। और कोई फ्लूइड है, अगर कोई फ्लूइड है, इन फ्लूइड्स इन लिक्विड्स और गैसेस, इसमें वेलोसिटी होती है अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। ना बल्क मॉडुलस का डिफिनीशन होता है जो हम डिराइव करते हैं, बाद में जब पढ़ेंगे मैटर ऑफ वेव्स देखेंगे। B इक्वल टू होता है हमारा बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज लाइक दिस। बल्क मॉडुलस को याद रखना हमेशा -v dp by dv, ये इसका फॉर्मूला होता है, -v dp by dv। तो ये बल्क मॉडुलस पे डिपेंड करता है। अब अगर वाटर है तो वाटर की बल्क मॉडुलस मुझे पता है, वाटर की बल्क मॉडुलस मुझे पता है कितनी होती है, जो भी वैल्यू होती है वो डेटा हमारे पास है। वाटर की बल्क मॉडुलस पता है, ग्लास की बल्क मॉडुलस पता है, हर जगह बल्क मॉडुलस पता होता है। लेकिन गैसेस का बल्क मॉडुलस प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। गैसेस का बल्क मॉडुलस प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। इसमें दो चीजें आ गई। तो लिक्विड्स में ये फिक्स्ड होता है, लिक्विड्स में बल्क मॉडुलस फिक्स्ड होता है, जो है सो है। बट इन गैसेस बल्क मॉडुलस इज प्रोसेस डिपेंडेंट। वो कैसे हो गया भाई? ये हम पढ़ेंगे केटीजी में, थर्मोडायनेमिक्स में। सोचो बल्क मॉडुलस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा? आइसोबारिक मतलब क्या हुआ? प्रेशर जीरो होगा। आइसोबारिक का मतलब क्या है? डीपी जीरो, यही ना जी? यस। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इनफाइनाइट।
आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब क्या है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता है ना, और ये कांस्टेंट है। आइसोथर्मल मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर कहीं बदला ही नहीं, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो क्या कर देंगे? पी डीवी प्लस वी डीपी जीरो, एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. यानी माइनस वी डीपी बाई डीवी किसके इक्वल आ गया? माइनस वी डीपी बाई डीवी हो गया पी के इक्वल। और यही क्या होता है? बल्क मॉडुलस। यानी बल्क मॉडुलस इज सेम एज द गैस प्रेशर। यहां पे होता है dt जीरो, बल्क मॉडुलस इज सेम एज गैस प्रेशर, सेम एज द गैस प्रेशर, एग्रीड? Yes, sir. सो गैस की प्रेशर मान लो अगर 1 एटमॉस्फेयर है 10⁵ पास्कल, अगर गैस की प्रेशर 10⁵ पास्कल यानी उसकी बल्क मॉडुलस उस समय 10⁵ पास्कल है। अगर गैस की प्रेशर 10⁴ पास्कल है उस समय उसकी बल्क मॉडुलस 10⁴ पास्कल है। जो प्रेशर वही बल्क मॉडुलस। एडियाबेटिक, अगले में है एडियाबेटिक, बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है बताओ? पी वी टू द पावर गामा इज कांस्टेंट, ये होता है ना इक्वेशन, Yes, sir. वेयर गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी। दोनों साइड लॉग ले लो और डिफरेंशिएट लॉग ले लो, ln p प्लस गामा ln v इज इक्वल टू ln सम कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर दो, 1 बाई पी dp प्लस 1 बाई गामा, सॉरी गामा टाइम्स ऑफ 1 बाई वी डीवी इज जीरो। सही है? सो माइनस वी डीपी बाई डीवी इज इक्वल टू गामा पी। ये होता है किसके इक्वल? गामा टाइम्स ऑफ पी, सीपी बाई सीवी मल्टीप्लाइड बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब गैस में साउंड की स्पीड निकालनी थी, जब गैसियस स्टेट में किसी मीडियम में, गैसियस मीडियम में किसी साउंड की स्पीड निकालनी थी, तो न्यूटन ने यह सोचा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो रूम का टेम्परेचर तो नहीं बढ़ता है, मेरे बोलने से रूम टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो उसने अंदाजा लगाया कि इसका मतलब है कि जो हम कुछ बोलते हैं और गैसेस को कंप्रेस और रेयरफाई करते हैं, हम गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, ये प्रोसेस जरूर आइसोथर्मल रहा होगा। तो उसने सोचा कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ए गैसियस मीडियम इज isothermal process. So in place of bulk modulus, I should take here the atmospheric pressure. तो उसने लिया यहाँ atmospheric pressure लिया और density of air लिया, उसको यार 280 मीटर पर सेकेंड के आसपास। He got 280 मीटर पर सेकेंड, but experiments were showing 330 मीटर पर सेकेंड। Experiments were showing 330 मीटर पर सेकेंड। बाद में लेप्लास ने उसको करेक्ट किया, उसने बोला नहीं, साउंड का प्रोडक्शन इतना फास्ट प्रोसेस होता है, इतना सडन उसको हम कंप्रेस करते हैं लेयर को, कि एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिलता है। एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ एक्सचेंज करने का, हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता है। कोई भी प्रोसेस जो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, हम देखेंगे बाद में, वो हमेशा एडियाबेटिक होता है। ठीक, बिकॉज दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। तो सबसे पहले इस पे अटेम्प्ट किसने लिया था? न्यूटन ने लिया था। तो न्यूटन ने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू न्यूटन का ये आर्गुमेंट था कि इन गैसियस मीडियम, देखो इन गैसियस मीडियम न्यूटन का ये कहना था कि प्रोसेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन, sound production in gas is an isothermal process. Therefore, in place of bulk modulus, I should take atmospheric pressure. So velocity आना चाहिए √p by rho, जो कि उसको आया लगभग 280 मीटर पर सेकेंड।
बट एक्सपेरिमेंट्स वेर शोइंग स्पीड अबाउट 330 मीटर पर सेकेंड। तो बाद में इसको लैपलास ने करेक्ट किया, लैपलास करेक्शन। लैपलास ने कहा कि देखो टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि रूम का साइज बहुत बड़ा है। अगर रूम का साइज छोटा रखा जाए और उसमें कंप्रेशन रेयरफैक्शन किया जाए, थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम रखा जाए, तो हमको वेरिएशन इन टेम्परेचर भी दिखेगा। तो उसने कहा कि प्रोसेस इज सो फास्ट, दिस प्रोसेस इज सो फास्ट, so fast that one layer do not get time to exchange heat with the next layer, that no heat exchange takes place, no heat exchange takes place, therefore this is adiabatic process। उसने कहा कि हमको पी नहीं लेना चाहिए, हमको क्या लेना चाहिए, गामा पी लेना चाहिए। और जब उसने गामा पी लिया तो आंसर मैच हो गया, तो लगभग 330 ये मैच हो रहा था। तो उसने बोला कि ऐसा है। तो अब हम ये जानते हैं कि साउंड का प्रोडक्शन किसी गैसियस मीडियम में कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसने बोला गामा पी बाय रो होता है, गामा पी बाय रो, यानी कि वो सिर्फ प्रेशर और डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो उसके एटॉमिसिटी पे डिपेंड करता है, उसके Cp बाय Cv के रेशियो पे डिपेंड करता है। सो हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में अलग अलग गैस स्पीड आएगा अगर प्रेशर और डेंसिटी सेम भी है तो, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी बात करें, इसमें क्या हो रहा था, तो अब इस पे अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें कि कौन कौन से फैक्टर पे ये स्पीड डिपेंड करता है गैसियस मीडियम में, वी आर गेटिंग, हम जानते हैं P इक्वल टू होता है रो आर टी बाई एम। यहाँ M क्या होता है जी, मोलर मास, हाँ मोलर मास होता है। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, पी इक्वल टू रो आरटी बाय एम होता है। यहां से हम देखते हैं आएगा पी बाय रो इक्वल टू आरटी बाय एम, यानी कि हम इस स्पीड को लिए भी लिख सकते हैं, गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ गामा टाइम्स ऑफ आरटी बाय एम, लिख सकते हैं ना। याद रखना, अगर कभी ये क्वेश्चन में डाल रहे हो तो आर की वैल्यू तुम लोगे, वैसे तो 8.3 होता है, ये होता है ना, तुम लोगे 25/3। टेम्परेचर हमेशा किस में लोगे, केल्विन में, टेम्परेचर लोगे केल्विन में, डिग्री में नहीं लोगे। मोलर मास जो तुम लोगे, जैसे ऑक्सीजन का लेना है तो 32 इंटू 10⁻³ kg लोगे, ग्राम में नहीं लोगे। स्पीड अपने आप मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, स्पीड अपने आप मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो तुम क्या देखोगे कि तुमको ये लेना है, पहली बार गामा तो पता होता है, R 25/3 लोगे, टेम्परेचर केल्विन में लोगे, और मोलर मास जो ग्राम में है उसको क्या करोगे, केजी में कन्वर्ट करके टक के तब दोगे। ये हो गया एक चीज। दूसरी बात, अगर मैं ये जानना चाहता हूं, एक चीज और याद रखना, इसी से मिलता जुलता एक है जहां पे रेशियो बहुत आराम से चलता है, क्या होता है तो पता होगा, किसी गैस का टेम्परेचर T पे VRMS कितना होता है, अंडर रूट 3RT/m। V एवरेज होता है अंडर रूट 8RT/m, और V मोस्ट प्रोबेबल होता है अंडर रूट 2RT/m, होता है ना। तो जरा इन दोनों को देखो, इनमें सब कुछ सेम है, सिर्फ गामा और 3 और 8 और 2 को छोड़ दो तो RT/m तीनों में कॉमन है, RT/m तीनों कॉमन है। आपसे अगर हम ये पूछ रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम at 27 degree centigrade, find the ratio of the root mean square speed of the helium molecule at 27 degree centigrade and the speed of sound in helium gas at 27 degree centigrade। तो जब इसको रेशियो लोगे तो V of sound, velocity of sound divided by velocity
RMS क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा बाई 3 बचेगा ना, Yes, sir. तो बाकी सब कट जाता है, बाकी सब कट जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा मतलब एक रिलेटेड चीज है, ठीक है, ये होता है। अब सोचो इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेरियस फैक्टर्स। सर एक डाउट है हाँ, सर, काइनेटिक एनर्जी को 3/2 RT काइनेटिक एनर्जी को 3/2 RT बोलते हैं, ठीक है। 1 मोल के लिए। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को 3/2 RT बोलते हैं, टोटल नहीं। हाँ सर, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को 3/2 RT बोलते हम्म, हैं। सर बेसिकली लिखा आपने रो RT में, मुझे याद नहीं आ रहा है तो कन्वर्शन प्लीज बता। नहीं समझे, रो RT मैम का कहाँ लिखा, यहाँ पे। हाँ ये, हाँ। अरे ये तो सिंपल है, देखो PV इक्वल टू NRT, अच्छा वैसे ओके सब ये ओके। इसको बोलते हैं क्लोज्ड कंटेनर फॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोज्ड कंटेनर फॉर्म। इसको बोलते हैं ओपन एटमॉस्फेरिक फॉर्म। देखो इसके लिए वॉल्यूम चाहिए, हाँ सर। ये कहाँ लगा सकते हो, एक सिलेंडर में लग जाएगा, एक जार में लग जाएगा, बट अगर पूरे एटमॉस्फेयर में लगाना है तो वॉल्यूम क्या लेंगे, नहीं आएगा ना, यस सर। तब ये चलेगा। पूरे एटमॉस्फेयर में लगाना तो ये करेंगे। जहां इनफाइनाइट वॉल्यूम है वहां ये, जहां फाइनाइट वॉल्यूम है यहाँ ये लेते हैं, ठीक, उसी से आता है। देखते हैं पहला, अगर हम इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, if pressure is increased, if gas pressure is increased at constant temperature, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए प्रेशर को बढ़ा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि P बाय रो किसके इक्वल है, RT बाय M, है ना। अब सोचो तुम्हारा R सेम है, मोलर मास सेम है, तुमने टेम्परेचर भी सेम रखा है, इसका तुम प्रेशर को जिस फैक्टर से बढ़ाओगे, तुम प्रेशर को जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, डेंसिटी अपने आप उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी तुम प्रेशर को तो चेंज कर सकते हो सेम टेम्परेचर पे, बट P बाय रो का रेशियो नहीं चेंज कर सकते हो। और स्पीड किस पे डिपेंड करती है, रेशियो पे डिपेंड करती है, P बाय रो पे। ये P बाय रो के रेशियो पे डिपेंड करती है। प्रेशर को तुमने बढ़ा दिया, बट डेंसिटी को फिक्स रखते तब कुछ बात करते। तुमने प्रेशर को बढ़ाया, डबल कर दिया, डेंसिटी भी हो गया डबल, तो रेशियो वही रह गया, तो नो चेंज, नो चेंज। दूसरा ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो क्या होगा, या मॉइस्चर कंटेंट। इसको ये समझना जरूरी है कि वाटर वेपर की डेंसिटी ज्यादा है या एयर की डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर और डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर मॉलिक्यूल, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, किसकी होगी ज्यादा, वाटर वेपर की, ड्राई एयर की ज्यादा होगी। जब हम किसी केटली में पानी गर्म करते हैं, किसी पैन में, तो वाटर वेपर बनता है, वो ऊपर उठता है। अगर वाटर वेपर की डेंसिटी ज्यादा होती, तो क्लाउड्स जमीन पे बनते हैं, आसमान में नहीं बनते। एग्रीड। इसीलिए अगर आपके पास एक जार है या कोई मटेरियल है, उसमें आपके पास ड्राई एयर है, आप ड्राई एयर के कुछ मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दो, किससे, मॉइस्ट एयर के मॉलिक्यूल से, मतलब वाटर वेपर के मॉलिक्यूल से, तो ओवरऑल डेंसिटी घट जाती है। इसीलिए देयरफॉर अगर हमारे पास 10 मॉलिक्यूल है ड्राई एयर के, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में 10 मॉलिक्यूल है ड्राई एयर के, मैं उस 10 मॉलिक्यूल से 5 को निकाल के उसकी जगह क्या दे देता हूँ, उसकी जगह 5 की जगह क्या डाल देता हूँ, ड्राई एयर निकाल के वाटर वेपर का मॉलिक्यूल दे देता हूँ, तो ओवरऑल डेंसिटी घट जाती है। देयरफॉर एज ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ एयर overall decreases, correct? Yes, sir. Therefore sound की स्पीड increases,
ह्यूमिडिटी बढ़ने से, डेंसिटी बढ़ने से स्पीड बढ़ती है। इसीलिए फॉगी डेज की, रेनी डेज के केस में स्पीड ऑफ साउंड थोड़ी बढ़ जाती है। तीसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, टेम्परेचर के साथ। तो वेलोसिटी, अगर टेम्परेचर को बदलोगे, टेम्परेचर चेंज, तो क्या होगा? वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन, करेक्ट? यस सर। अब तुम्हारे पास यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, एक जहां तुमको कैलकुलेट करना है और दूसरा जहां तुमको अप्रोक्सीमेशन लेना है। वो कैसे लेना है वो बता रहा हूं। यहां दो टाइप का कहा जाएगा 27 डिग्री पर स्पीड था 300 मीटर पर सेकेंड, कितने डिग्री पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड होगा 600 मीटर पर सेकेंड, कितना होगा? तो सेम गैस में पहले इसको क्या करोगे? केल्विन में कन्वर्ट करोगे। कितना केल्विन था ये? 300। वेलोसिटी को डबल करना है, वेलोसिटी को डबल करना है तो इसको 4 टाइम्स करना होगा। एग्रीड? यस सर। ये कितना हो जाएगा? 1200 केल्विन। पहले केल्विन में निकाल लो और फिर इसमें 273 माइनस कर दो, हो जाएगा 927। सही है? यस सर। डायरेक्ट इसको 4 गुना मत कर देना, केल्विन के थ्रू ही जाओगे। पूछेगा डिग्री में हमेशा, कभी केल्विन में नहीं पूछेगा, पूछेगा डिग्री। दूसरा, अगर टेम्परेचर का चेंज बहुत कम है तो क्या करोगे? अगर टेम्परेचर का चेंज बहुत कम है तो क्या करोगे? ठीक, अगर टेम्परेचर का चेंज बहुत कम है तो क्या करोगे? तो वहां तुम्हारे पास दो मेथड है, एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन और दूसरा, एक बाइनोमियल है अप्रोक्सीमेशन का और दूसरा है डिफरेंशिएशन एज अप्रोक्सीमेशन। क्या होता है समझो। अब मैं तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 300 केल्विन पर 300 केल्विन पर अगर स्पीड दी हुई है 300 केल्विन, लेकिन मैं पूछूंगा क्यों? मैं हिंट क्यों दूंगा? मैं चाहूंगा तुम गलती करो तो मैं कहूंगा कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड कितनी होगी? ठीक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड कितनी होगी? तो तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले तुम लिखोगे, हाँ ठीक है, मान लेते हैं v होगी, v बाय 400 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या करोगे? 303 बाय 300। सही है? इसको कर दो 300 मीटर पर सेकेंड या 600 कर दो, कुछ भी कर दो, कोई गैस है उसमें 600 मीटर पर सेकेंड, तो कुछ भी था। ये तो तुम समझ गए, बट नाउ यू आर स्ट्रक। इसको सॉल्व कैसे करें? इसका रूट कैसे निकालें? तो तुम्हारे पास पहला मेथड है, इसको क्या करो, लिख दो 1 प्लस 3/300। सही है? टू द पावर हाफ लिख दिए। यस सर। ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx 3/600 होगा। यस सर। 1 प्लस हाफ टाइम्स ऑफ दिस, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी आ जाएगा, देखो 600 इंटू 1 प्लस 1/200 या 1 प्लस 3/600, कितना आ जाएगा बताओ? 603 मीटर पर सेकेंड ना। यस सर। दूसरा इसका मेथड तुम्हारे पास था डिफरेंशिएशन। क्या था? बिकॉज तुम जानते हो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल t टू द पावर हाफ, सो dv by v इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ dt by t, करेक्ट? अगर टेम्परेचर में चेंज करोगे 0.02%, और टेम्परेचर में चेंज करोगे 0.02%, तो वेलोसिटी में चेंज होगा 0.01% होगा, जो बहुत छोटा क्वांटिटी। दूसरी बात, अब यहां पर तुम अगर इसको इससे बनाना चाहते तो लिखते डीवी चेंज इन वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना बढ़ गया वो निकाल रहे हैं। डीवी बाय ओरिजिनल क्या था 600, डीवी बाय वी, डीवी बाय ये हो गया मान लो 600 प्लस डीवी, ये कितना हो गया 600 प्लस डीवी, डीवी बाय वी इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt बाई टी। dt कितना है बताओ 3 केल्विन, dt कितना है 3 केल्विन, और t कितना था ओरिजिनल 300 केल्विन, यही ना, ये और ये कट गया ना। Yes, sir. सो dv इज 3, इंक्रीज वेलोसिटी इज 3, तो उससे तुम 3 निकाल सकते हो। तो बहुत छोटा क्वांटिटी होगा तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तुमको लगाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया इसकी वेलोसिटी।